नमस्कार साथियों, मैं राहुल सर आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित राजस्थानी चित्रकला पे चर्चा किया था। उसके पहले हम लोगों ने मुगल कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला या संबंधित पुस्तकें, महत्वपूर्ण ग्रंथ आदि पे चर्चा कर लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और परीक्षा भी आपका ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर दिसंबर तक आपका परीक्षा हो ही जाना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, आज का हमारा अगला बिंदु है राजस्थानी चित्रकला पे। इसके पहले वाली क्लास में हम एक वीडियो डाल चुके हैं, एक क्लास हमारी हो चुकी है। उसी के क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास होगी। आज राजस्थानी चित्रकला से संबंधित मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारी ये दूसरी क्लास है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो राजस्थानी चित्रकला है, यहाँ से थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, या 5 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाता है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और बहुत सामान्य सी टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है, 4-5 वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन आसान बहुत है। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हमें दिक्कत करे। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला ही बिंदु आज हमारा, हम लोगों ने देखा था राजस्थानी चित्रकला को कुल 4 भागों में बांट दिया गया था, या 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था, जिसपे हमने एक बहुत ही प्यारी ट्रिक भी बनाई थी आप लोगों के लिए। क्या ट्रिक बनाई थी? हमें मार दो। जो वर्गीकरण हुआ है 4 प्रकार का राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी शैली कह लीजिए। राजस्थानी शैली में हमने देखा था कुल 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था, जिसका ट्रिक हमने बताया था आपको। हमें हमें माढ़ दो, माढ़ दो, हमें मार दो। बहुत ही प्यारा ट्रिक है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। सारी की सारी राजस्थानी शैली में ट्रिक पे ही बताने वाला हूँ। एक ट्रिक आप याद रखेंगे, जिससे सारी की सारी राजस्थानी चित्रकला आपके समझ में आएगी। ना तो इनके चित्रकारों का नाम आपको कभी कंफ्यूज होगा, न भी कभी भूलेंगे, और ना ही कितने प्रकार की ये शैलियाँ हैं, और इन शैलियों की कितने प्रकार की उप शैलियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। हमें मार दो यानी जो 4 भाग में बांट दिया गया है राजस्थानी शैली को सुविधा के अध्ययन के लिए, अलग अलग शासन के, अलग अलग राजवंशों के समय के अनुसार। उसमें सबसे पहली ट्रिक हमारी है हमें मार दो। यानी जो पहला है ये ह से हमारी हो जाती है हाड़ौती शैली। कौन सी? हाड़ौती शैली। दूसरी है म से मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। तीसरा है माँ से, माँ यानी तीसरा है मार दो, माँ है, इस माँ से मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। और चौथी है, ध्यान दीजिएगा, ढ से ढूढ़ाड़ शैली। क्या है? ढ से ढूढ़ाड़ शैली। ये 4 वर्गों में राजस्थानी शैली को कॉमन रूप से बांट दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है, ताकि अध्ययन में सुविधा हो। और इनको बांटने का एक कारण यह भी रहा है कि अलग अलग राजवंशों का प्रभाव इस राजस्थानी शैली में रहा है। तो अलग अलग राजवंशों के अनुसार भी हम इस पर कह सकते हैं कि इसका वर्गीकरण किया गया है कि हाड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और ढूढ़ाड़ शैली। इसकी ये ट्रिक है बहुत प्यारी सी, इसको याद रखिएगा। इस ट्रिक को, हमें मार दो, ये जो ट्रिक है हमें मार दो, ह से हाड़ौती, मे से मेवाड़, माँ से मारवाड़, ढ से ढूढ़ा। अब इसके अंतर्गत मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे भैया एवं बहन, कुछ उपशैलियां भी निहित हैं। जैसे कुछ उपशैलियां हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती हैं, कुछ उपशैलियां आपको मेवाड़ शैली के अंतर्गत दिखने के लिए मिल जाएंगी,
और कुछ उपशैलियां मारवाड़ शैली में, और कुछ उपशैलियों को हमें पढ़ना होगा ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत, जहां से हमारी परीक्षा में सीधे यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहली शैली है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के अंतर्गत कुछ उपशैलियां आती हैं। वह उपशैलियां कौन कौन सी है, तो उसका एक ट्रिक है। हाड़ौती शैली के अंतर्गत आने वाली जो उपशैलियां हैं उसके अंतर्गत एक ट्रिक है बूको झाला। ये जो झाला वाला दीवार पे नहीं लग जाता उसको बूक देना चाहिए, यानी बूको। पहली जो हाड़ौती का है, इस हाड़ौती का जो ट्रिक है उसका है पहली बूको, बूको झाला या झाला को बूको, जो भी आपको उचित लगे, या ये न समझ में आए तो अलग हिसाब से आप अपने अनुसार ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। तो झाला बूको या बूको झाला जो उपशैली है हाड़ौती शैली की, पहली शैली हो जाएगी बू से बूंदी, बूंदी उपशैली। दूसरी हो जाएगी को से कोटा, कोटा। और झा से झाला से झालावाड़, झालावाड़। ये तीन प्रमुख उपशैलियों का अध्ययन हमें इस हाड़ौती शैली के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों करना है, जिसका बारी बारी से अध्ययन हम करेंगे। दूसरी जो शैली है मेवाड़ शैली, इस मेवाड़ शैली की जो ट्रिक है, वह मेवाड़ शैली की जो ट्रिक है उसको भी जरा देख लीजिएगा कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत आखिर कौन कौन सी शैलियां आती हैं। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदेव नावा, अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहें तो इसका ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। उ नादेव, क्या है? उ नादेव। उ सामान जो रखा है उसे नहीं देंगे, वही ठेठ भाषा में उ ना देव, हम देव ना है, कहने का यही मतलब है कि हम देव ना है, या उ ना देव। उ से हो जाएगा आपका उदयपुर, ना से हो जाएगा नाथ द्वारा, देव से हो जाएगा देवगढ़ शैली। यानी इसके अंतर्गत हम बात कर लें मेवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली उपशैलियों का ये जो ट्रिक है, इस उपशैली का यह जो ट्रिक है उससे हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर उपशैली। और आपका ना से हो जाएगा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। और देव से हो जाएगा देवगढ़ शैली, क्या हो जाएगा? देवगढ़ शैली। ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसको दिमाग में एकदम टोंगम गठिया ल भैया। यह नाते कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हो जाने दीजिए एग्जाम, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं जो कि इस क्लास में लिए गए हैं, पढ़ाए गए हैं आपको। ये तो हो गया मेवाड़ का। दूसरी बात कर ले हम मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली में आप देखेंगे जो ना बिके, जो ना बिके उसे आजमाए किसन। इसकी जो ट्रिक है, जो ना बिके, ना बिके उसे आजमाए किसन। यानी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पर जो है कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिक नहीं रहे हैं, और जो कृष्ण नाम का दुकानदार है या भगवान कृष्ण को जोड़ लीजिए, तो उसे आजमाते हैं किसन। किसन अर्थात कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है। तो जो कपड़ा नहीं बिकता है उसे आजमाते हैं किसन, यानी जो ना बिके उसे आजमाए किसन। तो जो से हो जाएगा जोधपुर शैली, क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी मारवाड़ शैलियों की उपशैली की बात कर लें तो जो से हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर उपशैली। उसके बाद आप देखेंगे ना बिके, न जोध जो मतलब जो ना बिके, जो से जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो ना बिके, ना बिके यानी बीकानेर, कौन सा है? बीकानेर। जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर। ना बिके उसे आजमाए किसन, उसे आपका हो जाएगा कौन सी शैली? सॉरी, जोधपुर से अजमाए से अजमेर हो जाएगा, ना से नागौर हो जाएगा, और किशन से किशनगढ़ हो जाएगा। ये जो अजमाए है इससे अजमाए से अजमेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। साफ कर दे इसको पूरा, चलिए। बीकानेर, अजमेर, अजमेर, अजमाए किशन, किशनगढ़, किशनगढ़,
ये जो उपशैलियां हैं, जो नाभि के, जोधपुर हो जाएगा आपका, जोधपुर के बाद बीकानेर, अजमेर, नागौर, किशनगढ़। अच्छा, जो नाभि के, ये जो ना है, इस ना का अर्थ होगा नागौर शैली, नागौर शैली। ये मेवाड़, जो मारवाड़ शैली है, उस मारवाड़ शैलियों की ये उपशैलियां हैं। कौन कौन सी? बीकानेर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, नागौर है। ये जो उपशैलियां हैं, ये मारवाड़ शैली की उपशैलियां हैं। मारवाड़ शैली की जो ट्रिक है, जो ना बिके उसे आजमाए किशन, जो से आपका जोधपुर हो गया, ना से आपका नागौर हो गया, विके से हो गया आपका ये क्या कहते हैं इसको, अजमेर, किशनगढ़ हो गया, किशन से किशनगढ़, अजमाए से अजमाए से ये आपका हो गया अजमेर हो गया। तो आप देखेंगे कि बहुत ही सटीक ये जो शैलियां हैं, फर्स्ट क्लास एकदम बैठ जा रही हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर शैलियां जो किसके अंतर्गत आती हैं? मारवाड़ शैली के अंतर्गत। और ढूढ़ार शैली की कोई तो ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, तीन आप जानते हैं, तो चौथा जो भिन्न होगा आप समझ लीजिएगा। किसी ढूढ़ाड़ में आती है, यानी जयपुर हो गया, अलवर हो गया, उनियारा हो गया। यानी आप कह सकते हैं जय उस लवकुश की, जो लवकुश भगवान के पुत्र थे राम के। अगर आप इसके ट्रिक की बात कर लें, ट्रिक की, तो ट्रिक में आप कह सकते हैं जय उस लवकुश की, लवकुश की। तो हम उपशैलियों की बात करें इस ट्रिक के अनुसार, तो जय से मेरे दोस्तों हो जाएगा जयपुर शैली। क्या हो जाएगा? जयपुर शैली। पूरा न लिखे, नहीं तो अभी कम पड़ जाएगा स्पेस थोड़ा सा। जयपुर शैली। उस से उस उनियारा हो जाएगा, उस क्या हो जाएगा आपका? उनियारा हो जाएगा, उनियारा, उनियारा उपशैली। और आपका क्या है? लव, लव अलवर, अलवर में लव आता है ना, अलवर, अलवर, यही लव यहाँ पे लिया गया है आपके ट्रिक में। और आपका जो है उससे उनियारा हो गया, और स से शेखावटी हो गया। क्या हो गया? शेखावटी। हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसका, शेखावटी, शेखावटी। आपका हो गया जयपुर, अलवर, उनियारा, उनियारा और शेखावटी। ये उपशैलियां मेरे प्यारे भाइयों किसके अंतर्गत आती है? ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो आप देख रहे हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत चार भागों में इस चित्रकला को, इस शैली को विभक्त कर दिया गया। हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और ढूढ़ाड़। ट्रिक के अनुसार भी देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज एक बार देख लेंगे तो सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, पहली शैली उठाते हैं हाड़ौती शैली। और हाड़ौती शैली के अंतर्गत ये जो तीन प्रकार की कोटा, बूदी और झालावाड़ा, यानी बूदी, कोटा और झालावाड़ा शैलियां हैं, इन पर एक एक करके क्रम वाइज अध्ययन कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, देखिएगा कि ये जो पहली शैली है हमारी हाड़ौती शैली, पहली शैली कौन सी है? हाड़ौती शैली है। देखिएगा, हाड़ौती शैली, पहली ही शैली कौन सी है हमारी? हाड़ौती शैली। और इस हाड़ौती शैली के अंतर्गत तीन उपशैलियां प्रमुख रूप से पढ़नी होती हैं हमें। एक है, हमने ट्रिक भी बताया था, क्या था? बू को झाला, बू से बूदी, को से कोटा, झाला से झालावाड़। हम लोगों ने बूदी शैली का तो अध्ययन पिछली कक्षा में कर लिया था आपके सामने। तो पिछली कक्षा में बूदी शैली पे कर लिया था। आज हम क्लास में अपने अगला बिंदु उठाएंगे कोटा शैली। कौन सी? कोटा उपशैली, जो कि किस शैली के अंतर्गत आती है? इस हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। पहले हम हाड़ौती के बारे में आज थोड़ा सा और आपको बता दें कि हाड़ौती शैली आखिर में इसे कहा क्यों जाता है। तो आप देखेंगे जो चौहान वंशी हाड़ाओं के द्वारा, चौहान वंशी हाड़ाओं के द्वारा, या उनका प्रताप या उनका जो प्रसार था, वह इस क्षेत्र बूंदी, कोटा और झालावाड़ा के क्षेत्र में आता था।
जिसे इस क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया गया, हाड़ौती शैली कहकर संबोधित किया गया। और इसी क्षेत्र में, इस शैली से, इसी क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई, उत्पन्न हुई, पल्लवित पुष्पित हुई, उसी शैली को क्या नाम दे दिया गया, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नाम दे दिया गया। उसी के अनुसार इसे हाड़ौती शैली कह दिया गया। अगर उसके अंतर्गत आने वाली पहली शैली हमने बूंदी पढ़ लिया है, दूसरी है कोटा शैली। अगर हम कोटा शैली की बात कर लें, कोटा शैली की अगर हम बात कर लें, तो कोटा शैली के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, कोटा शैली के अंतर्गत आप देखेंगे कि सन 1624 में, 1624 ईस्वी में एक राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह, केशव केशव रतन सिंह। इन्हीं केशव रतन सिंह के एक भाई थे, इन्हीं केशव रतन सिंह के एक भाई थे जिनका क्या नाम है, केशव रतन सिंह के भाई का नाम है माधव सिंह। क्या है? माधव सिंह। आप देखेंगे कि सन 1624 ईस्वी में केशव रतन सिंह के भाई माधव सिंह जो थे, वह माधव सिंह को एक मुगलिया सल्तनत का एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ, जो कि अकबर का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम जहांगीर था। इस जहांगीर ने इस केशव रतन सिंह के भाई माधव सिंह को 1624 ईस्वी में कोटा नामक राज्य को, यानी कोटा नामक एक स्वतंत्र राज्य को मान्यता दे दी और कह दिया, और ये भी मान लिया जाता है, जो जहांगीर ने कोटा नामक स्वतंत्र राज्य की मान्यता रतन सिंह के भाई, केशव रतन सिंह के भाई सन 1624 ईस्वी में माधव सिंह को दिया, वहीं से उसकी, यानी किसकी, इस कोटा राज्य की स्थापना मान ली जाती है। वही कोटा जो राजस्थान में है। आजकल लोग इंजीनियर वगैरह की पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी के लिए विशेषकर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, और अधिकतर आए दिन बीच में न्यूज भी आ रहा था कि अधिक कुछ न कुछ बच्चे जो है वहाँ पे किसी न किसी कारण जो है आत्महत्या करने का काम कर रहे थे। वही कोटा की बात की जा रही है जो राजस्थान में है। तो ये आपने देखा कि मान्यता तो एक स्वतंत्र राज्य की जहांगीर ने दे दिया, किसको? केशव रतन सिंह के भाई माधव सिंह को। उसके बाद आप देखेंगे कि इसे स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का अगर किसी ने काम किया, इसको अगर स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का किसी ने काम किया, तो उसका नाम है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह ने ही इसको स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का काम किया। किस शैली को? इस कोटा शैली को। कोटा शैली को स्वतंत्र राज का तो आपने देखा कि दिला ही दिया, मान्यता दे ही दी, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाली शैली जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का अगर किसी ने काम किया, तो उसका नाम है राजा राम सिंह। तो राजा राम सिंह के बाद अगर आप देखते हैं कि एक राजा और आते हैं जिनका नाम है, उनके शासनकाल में, जिनका नाम है राजा भीम सिंह। राजा भीम सिंह का समय 1707 से 1720 ईस्वी रहा। क्या नाम है? राजा भीम सिंह। राजा भीम सिंह का समय 1707 से 1720 ईस्वी के मध्य रहा इनका कार्यकाल या इनका शासन। किसका? राजा भीम सिंह का। आप देखेंगे कि कहाँ जा रहे हो भाई, थोड़ा सा नीचे आओ। हमारे भाई आपको देखने के लिए बैठे हैं मोबाइल लेकर, आप ऊपर कहाँ भाग रहे हो? चलिए देखिएगा। तो आप देखिएगा कि इसके अंतर्गत जो राजा भीम सिंह हुआ, भीम सिंह का समय जो है वह 1707 से 1720 ईस्वी के मध्य रहा इसका कार्यकाल, इसका शासन। इसके समय में आप देखेंगे कि यह शैली यानी कोटा शैली कोई खास बातचीत, कोई खास विकास इसके अंतर्गत नहीं हुआ। बस इतना जान लीजिए कि सुचारू रूप से चित्रण का कार्य चलता रहा। किसके समय में?
ये राजा भीम सिंह के समय में। अगला शासक का अगर आप बात कर लेंगे तो एक शासक का नाम आता है राजा छत्रसाल। छत्रसाल बहुत ही कला प्रेमी था। कौन? छत्रसाल। यह जो है बहुत बड़ा कला प्रेमी शासक था। कैसा शासक था? बहुत बड़ा कला प्रेमी शासक था। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा कला प्रेमी शासक था। कौन? ये राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल बहुत ही कला प्रेमी शासक था। इसके इसके समय में आप देखेंगे कि भागवत पुराण से संबंधित चित्रण हुआ। ढोला मारू तथा ढोला मारू, इसके अंतर्गत आप देखेंगे भागवत पुराण, भागवत पुराण से संबंधित चित्रण हुए। किसके समय में? इस छत्रसाल के समय में। छत्रसाल रंगमहल की स्थापना भी करवाता है। कौन? यह छत्रसाल। इसके समय में भागवत पुराण से संबंधित चित्र बने या चित्रों पर काम हुआ, चित्रण हुए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ढोला मारू से संबंधित तथा अन्य विषय पर भी चित्र बनाए गए। किसके समय पर? ये जो छत्रसाल का समय था, इसी के समय पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात को बहुत गहराई से, बहुत ही गहनता के साथ पकड़िएगा और ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इसके बाद अगर किसी का नाम आता है, किसी राजा का नाम इस शैली के अंतर्गत, तो एक राजा हैं जिनका नाम है राजा गुमान सिंह। राजा गुमान सिंह का समय आप देखेंगे 1666 से 1771 ईस्वी रहा। कौन? ध्यान दीजिएगा, राजा गुमान सिंह, इनका समय आप देखेंगे तो राजा गुमान सिंह के बारे में दो तीन बातें आपको, विशेषकर दो तीन बातें बहुत ही ध्यान से देखना है और कुछ खास इसमें है नहीं। राजा गुमान सिंह की बात कर लें, इनका समय 1766 से 1771 के मध्य रहा। कब रहा? 1766 से 1771 ईस्वी के मध्य रहा। किसका समय? राजा गुमान सिंह का समय। राजा गुमान सिंह के समय में आप देखेंगे कि रागमाला का एक बहुत बड़ा सेट तैयार किया गया। एक एल्बम के टाइप आप कह सकते हैं। रागमाला का एक बहुत ही बड़ा सेट चित्रण करके बनाया गया। किसका? रागमाला का। और इसको बनाने का श्रेय किस चित्रकार को जाता है? तो किसको जाता है? डालू राम को जाता है। क्या किसको जाता है? डालू राम को। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार का नाम है डालू राम। इसको याद रखिएगा कि रागमाला का जो कई सेट में, बहुत बड़े सेट में चित्रण करने का काम रागमाला का हुआ, किसके समय में हुआ? वह हुआ राजा गुमान सिंह के समय में, जिसका समय 1766 से 1771 ईस्वी के मध्य रहा। इसी के समय में एक चित्रकार हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार डालू राम। इस डालू राम ने रागमाला का चित्रण कई से, मतलब एक बहुत ही बड़े सेट में किया। तो ये चीज, रागमाला का बहुत बड़ा सेट जो तैयार किया गया, वह चित्रकार डालू राम के द्वारा किया गया, जो कि राजा गुमान सिंह के समय में चित्रकारी करने का काम करता था। इस बात को दोस्तों बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। अगला नाम आता है राव राजा उम्मेद सिंह का। किसका नाम आता है? राव राजा उम्मेद सिंह का। राव राजा जो उम्मेद सिंह थे, इनके बारे में देखिएगा, थोड़ा सा इनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना, ज्यादा मतलब 4-6 लाइन ज्यादा इनसे पढ़ना होगा, और कुछ खास है नहीं इसमें। राव राजा उम्मेद सिंह, राव राजा उम्मेद सिंह के बारे में आइए देख लेते हैं। राव राजा उम्मेद सिंह, अगर हम बात कर लें इस कोटा शैली के अंतर्गत, और कोटा शैली जो किसकी उपशैली है? हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। तो आप देखेंगे अगर इनके समय की बात कर ली जाए तो 1771 से 1820 ईस्वी इनका समय रहा। किसका? राव राजा उम्मेद सिंह का। अगर इनकी हम बात कर लें, राव राजा उम्मेद सिंह की, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भावी शिक्षक, आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोटा शैली है, कोटा शैली, ये जो कोटा शैली है, वह इसी के समय में अपने चरम पर,
यानी चरम को प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि कोटा शैली के अगर विकास क्रम की बात की जाए तो वह एकदम अपने चरम पर इसी राव राजा उम्मेद सिंह के समय में, जिसका समय 1771 से 1820 ईस्वी के मध्य रहा, इसी के समय में, इसी राव राजा उम्मेद सिंह के समय में मेरे भाइयों, ये जो कोटा शैली है, यह कोटा शैली जो कि हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है, ये अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। किसके अंतर्गत? यही जो है राव राजा उम्मेद सिंह के अंतर्गत। यह शिकार प्रेमी राजा था। कैसा राजा था? यह शिकार प्रेमी राजा था। यह बहुत शिकार करने का शौकीन था। रोज जाकर कहीं न कहीं जंगल में शिकार करने का काम करता था। अपने सैनिकों और जो पदाधिकारी यानी मंत्रीगण थे उनको साथ लिवा जा करके ये नित्य प्रतिदिन शिकार करने का काम करता था। जंगलों में जाकर शिकार का बहुत ही बड़ा यह शौकीन व्यक्ति था, शौकीन राजा था। और वह जो शिकार करता था उस दृश्य को भी जो चित्रकार इसके समय में हुआ करते थे उसको चित्रण करने का काम भी करते थे। यानी शिकार का भी चित्र इसी के समय में हमें मिलने लगता है। किसके समय में? यही राव राजा उम्मेद सिंह के समय में। उसके बाद आप देखेंगे कि कोटा जो शैली है, कोटा शैली इसी के बाद यानी राव राजा उम्मेद सिंह के बाद धीरे 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 निष्प्रभावित हो जाती है और यह कोटा शैली कंपनी शैली के प्रभाव में आ जाती है। कंपनी शैली के प्रभाव में आ जाने के कारण यह शैली इसी के समय के बाद से धीरे 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 निष्प्रभावी हो जाती है और लुप्त होने के कगार पर चली जाती है। कोटा शैली में आप देखेंगे कि कोटा शैली के जो शिकार दृश्य हैं उस शिकार दृश्यों के साथ नायक नायिका यानी जो शिकार दृश्य हैं, शिकार के दृश्य हैं, इसी के साथ आप देखेंगे नायक नायिका, नायक नायिका के साथ साथ आप देखेंगे कि नायक नायिका भेद के साथ साथ रागमाला, बारहमासा, नायक नायिका भेद, रागमाला, रागमाला के साथ साथ बारहमासा, बारहमासा आदि। यानी कहने का मतलब है शिकार प्रेमी तो राजा था ही यह राजा उम्मेद सिंह, राव राजा उम्मेद सिंह ये तो था ही, लेकिन शिकार के जो चित्र बनते थे उसके साथ साथ नायक नायिका भेद के चित्र, रागमाला से संबंधित चित्र और बारहमासा आदि से संबंधित भी चित्रण करने का काम किया गया है। किसके समय में मेरे प्यारे भाइयों? इसी राव राजा उम्मेद सिंह के समय में, जिसका समय सन 1771 से 1820 ईस्वी तक का रहा है। आप देखेंगे कि इस शैली में नायक नायिका का एक चित्र है और नायक नायिका के इस चित्र में नायिका जो है वह रूठी हुई है, नायिका जो है वह रूठी हुई है और नायक उसे मनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा भाव प्रतीत होता है उस चित्र का कि नायक मना रहा माफ करिएगा कि इसके अंतर्गत जो एक चित्र पाया गया है नायक नायिका का, उसमें नायक नायिका रूठी हुई नायिका को मना रहा है कि हे अब क्या है, आपको जो आगे लगाना है आप समझ के लगा लीजिए कि किसी तरह मान जाइए। तो नायक नायिका को जो मना रहा है यह नायक नायिका का भी चित्र इसी के समय में बनाया गया चित्र हुआ। किसके समय में? यह जो नाम है राव राजा उम्मेद सिंह का। एक चित्र इसके समय में और मिला है, इसके समय में चित्रण हुआ एक चित्र और मिलता है बहुत ही प्यारा सा नायक नायिका का, जिसमें नायक नायिका की सौंदर्यता को छिपकर निहार रहा है अर्थात देख रहा है कि नायिका है, उस नायिका को छुपकर जो नायक है उसकी सुंदरता को निहार रहा है, देख रहा है। यह भी चित्र इसी के समय में राव राजा उम्मेद सिंह के बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। आप देखेंगे कि यहाँ के जो चित्र हैं, यहाँ के चित्रों में नारी का चित्र बहुत ही निरूपम और सौंदर्य ढंग से बनाया गया है, चित्रित किया गया है। किस समय में? इस राव राजा उम्मेद सिंह के समय में। उसमें आप देखेंगे कि नारी को अंगड़ाई लेते हुए, दर्पण देखते हुए या वृक्ष की टहनी पकड़े हुए, अंगड़ाई लेते हुए नारी का दृश्य, वृक्ष की टहनी पकड़े हुए नारी का दृश्य, दर्पण देखते हुए नारी का दृश्य आदि महत्वपूर्ण दृश्यों का चित्रण भी इसी राव राजा
उम्मेद सिंह के समय में मेरे प्यारे भाइयों हुआ है। और इसी के समय में देखेंगे कि नारी के चित्रों में जो नेत्र बनाया गया है, जो नारियों का चित्रण हुआ है इस शैली में, कोटा शैली में, उसमें जो नारी का नेत्र है वह बादाम सी सुंदर दिखाई गई है, बादाम सी सुंदर दिखाई गई है, तथा नाक छोटी व वक्ष स्थल जो है वह थोड़ा उभार लिए हुए दिखाया गया है। नाक छोटी बनाई गई है, आंख बादाम सी सुंदर दिखाई गई है, नाक छोटी दिखाई गई है, और वक्ष स्थल थोड़ा सा उभार लिए हुए दिखाया गया है। इसके अंतर्गत और वक्ष स्थल उभार लेते हुए तो दिखाया ही दिखाया गया है, उसके बाद कमर को भी, पतली कमर को भी दिखाया गया है। ये सारी विशेषताएं किसके अंतर्गत आती हैं? राव राजा उमेर सिंह के शासन काल के अंतर्गत बने चित्रण के अंतर्गत आती हैं, जो कि कोटा शैली से संबंधित है। तो नारी चित्रों का बड़ा ही विशेष ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच कटीली झाड़ियां बनाई गई है। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच जो कटीली झाड़ियां हैं वह इस शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, कि छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के मध्य आप देखेंगे, पहाड़ियों के मध्य जो कटीली झाड़ियां बनाई गई है, उस कटीली झाड़ियों में आप देखेंगे कितनी सुंदरता से चित्रण करने का काम किया गया है। यह भी इस कोटा शैली की जो है एक प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाती है। आप देखेंगे कि इस कोटा शैली के अंतर्गत जो चित्रों के अंतर्गत देखेंगे जो चित्र बने हैं उनके पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए या रंग कौन से भरे गए हैं उसकी बात कर ली जाए, तो इन चित्रों में हरे रंग की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे अथवा गुलाबी, भूरे अथवा गुलाबी रंगों का जो मिश्रण, जो अच्छा मिश्रण प्रस्तुत किया गया है, प्रयोग में लाया गया है, वह देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यानी कहा जा सकता है कि बड़ा ही संतुलित प्रयोग किया गया है घुले मिले रंगों का, भूरे और गुलाबी रंगों का। पृष्ठभूमि तो हरे रंगों से बनी है, लेकिन उस पर जो चित्रकारी की गई है वह भूरे व गुलाबी के जो संतुलित प्रयोग है, गुलाबी और भूरे रंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया गया है। यह भी कोटा शैली की एक अपनी निजी व्यवस्था मानी जाती है। दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, कोटा शैली के अंतर्गत कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। हम प्रमुख चित्रों के बारे में अगर बात कर लें, किसके बारे में? प्रमुख चित्र कोटा शैली के, कोटा शैली के प्रमुख चित्र। अगर हम कोटा शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में बात कर लें तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर एक चित्र मिला है राम, बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है, राम के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, और इसी में जो राम के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए जो दृश्य है, इसी दृश्य में हनुमान महावीर स्वामी जो है, हनुमान जी और इनके भाई, इनके यानी जो राम है, इनके भाई किसको? लक्ष्मण को, लक्ष्मण, हनुमान और लक्ष्मण को भी चित्रित किया गया है उसी दृश्य में। किस दृश्य में? जिस दृश्य में राम के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है, उसी के दृश्य में, उसी चित्र में हनुमान और लक्ष्मण को भी दिखाया गया है। यह बात याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण दृश्य है इसमें, देखते हैं ढोला मारू का चित्र। ढोला मारू का दृश्य या चित्र, यह भी इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो हाड़ौती शैली है, उस हाड़ौती शैली के अंतर्गत जो कोटा नाम की उपशैली है, उस कोटा नाम की उपशैली के अंतर्गत जो समय राजवंश का चल रहा था, जिस राजा का, जिसका नाम था राव राजा उमेर सिंह, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कोटा शैली के जो प्रमुख चित्र हैं, अगर कोटा शैली के प्रमुख चित्रों में बात किया जाए तो राम के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए तथा उसमें हनुमान और लक्ष्मण का भी चित्र बनाया गया है। ढोला मारू का भी चित्र इसी के अंतर्गत बनाया गया है। इसी के अंतर्गत भागवत पुराण से संबंधित भी चित्र बना है। किससे? भागवत पुराण से
संबंधित दृश्य भी बनाया गया है। आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। चलिए, ये बात है। तो भागवत पुराण से भी संबंधित चित्र बनाए हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे वल्लभोत्सव से संबंधित चित्र बने हैं। वल्लभोत्सव वल्लभोत्सव के चित्र भी बने हैं। किसके अंतर्गत? इस कोटा शैली के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत देखेंगे कृष्ण लीला विषयक चित्र भी बने हैं। किससे? कृष्ण लीला के विषय से संबंधित या विषयक चित्रण हुआ है। विषयक चित्रण हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो कृष्ण लीला विषयक चित्रण हुआ है, इसको गोविंद और रघुनाथ, ये रघुनाथ नाम का एक चित्रकार हुआ करता था, जो है वह रघुनाथ और गोविंद, ये जो रघुनाथ और गोविंद ये जो दो प्रमुख चित्रकार थे, इन्हीं दोनों ने इस कृष्ण लीला विषयक चित्रों में अधिकांश चित्रकारी की है। यानी जो कोटा शैली के अंतर्गत कृष्ण लीला विषयक चित्र बनाए गए हैं, उसमें अधिकांश चित्रण किसके द्वारा किया गया है? रघुनाथ और गोविंद के द्वारा किया गया है। और आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत झाला की हवेली है, देवता की हवेली है, या देवता की हवेली के बाद जो है कोटा के राजमहल जो बने हैं, उसमें जो कृष्ण लीला से संबंधित भित्ति चित्रण का भी काम हुआ है। यह भी इस कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता है। चाहे वह झाला का महल हो, चाहे वह देवता का महल हो, तथा कोटा के जो राजभवन थे, राजमहल थे, उनमें जो भित्ति चित्रकारी की गई है कृष्ण लीला विषयक संबंधी, वह भी इस शैली की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आप देखेंगे इसके बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। उन प्रमुख चित्रकारों को हम बात कर लें, जैसे कौन कौन प्रमुख चित्रकार हैं। उन प्रमुख चित्रकारों के लिए आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया है। अगर हम कोटा शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकारों की बात कर लें तो प्रमुख चित्रकार, इसकी एक ट्रिक बनाई गई है आप लोगों के लिए। कोटा शैली के अंतर्गत जो हाड़ौती शैली हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो प्रमुख चित्रकार हैं, उसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। डाल गोर व नूरे मोहब्बत। डाल गोर व नूरे मोहब्बत, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये जो 4-5 नाम हैं इस शैली के अंतर्गत चित्रकारों के, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। इन नामों को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। डालू राम है, लक्ष्मी राम है, गोविंद हैं, रघुनाथ हैं, नूर मोहम्मद हैं। कौन कौन से हैं आपके? आप भाई ये जो ट्रिक है आप देखिएगा कैसे मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। डा से डालू राम, बहुत ही प्रमुख चित्रकार है। रागमाला का बहुत बड़ा सेट तैयार किया था यही कौन? गुमान सिंह के समय में डालू राम। ल से लक्ष्मी राम, गो से गोविंद, इस र से रघुनाथ, और नूरे मोहम्मद यानी नूर मोहम्मद। ये जो 4-5 नाम हैं चित्रकारों के इस शैली के अंतर्गत, मेरे प्यारे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आपसे निवेदन है कि यह ट्रिक जो है डाल गोर व नूरे मोहम्मद, इसको याद रखिएगा। डा से होता है डालू राम, ल से होता है लक्ष्मी राम, गो से होता है गोविंद, र से होता है रघुनाथ, वह नूरे मोहम्मद से होता है नूर मोहम्मद। ये जो 4-5 नाम आपके सामने दिख रहे हैं प्रमुख चित्रकारों को, एक एकदम ट्रिकिया ट्रोंगा में गठियाला। हमने आपको सारी की सारी ये इसके अंतर्गत जो शैलियां हैं वर्गीकृत की गई हैं जो 4 भागों में, उसको भी एक ट्रिक से बताया। उसके अंतर्गत जो प्रमुख शैलियां, उप शैलियां आती हैं, जो प्रमुख उप शैलियां हैं,
उन उपशैलियों का भी ट्रिक हमने बहुत ही शानदार आपके सामने रखा, आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद इसके अंतर्गत जो प्रमुख चित्रकार हैं, उन चित्रकारों के लिए भी एक ट्रिक हमने बनाया आप लोगों के लिए, डार गौर और नूरे मोहम्मद। इसके लिए भी एक ट्रिक है कि डालू राम, लक्ष्मी राम, गोविंद, रघुनाथ और नूर मोहम्मद। ये जो चित्रकार प्रमुख चित्रकार हैं, इसका नाम मेरे भाई आप लोग से बड़ा विनम्र रिक्वेस्ट है किसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस कोटा शैली से संबंधित बहुत छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी छोटी बातों पर, जो कि एक नोट के टाइप में हम पढ़ लेते हैं, नोट के आधार पर। नोट, चलिएगा नोट में हम देख लें तो नोट में हम कह सकते हैं कि ये जो कोटा शैली का अगर हम बात कर लें, परिचय सर्वप्रथम किसने आखिर दिया, और इस कोटा शैली का सबसे पहले परिचय कौन कराता है। तो आप देखेंगे कोटा शैली का परिचय, कोटा शैली का परिचय, जो परिचय है यह टी.जी. गेयर एंडरसन महोदय ने, यानी आप देखेंगे कोटा नाम की जो उपशैली है, इसका सर्वप्रथम परिचय अगर किसी ने कराया तो यही टी.जी. गेयर एंडरसन महोदय हैं, जिन्होंने पहली बार इस शैली का परिचय कराया। आप देखेंगे कोटा शैली में जो महल बने हैं या महलों पे जो बुर्ज बने हैं, उस पे पताका लहरती हुई दिखाई गई है। यह भी इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता मानी गई है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे एक चित्र में बैठी राधा के पास, एक चित्र है जिसमें राधा जी बैठी हुई हैं, बैठी राधा के पास कृष्णधी यानी वीणाधारी कृष्ण जी को आते हुए दिखाया गया है। एक चित्र है, उस चित्र में राधा को बैठे हुए तथा उनके पास वीणाधारी कृष्ण भगवान को आते हुए दिखाया गया है। यह भी इस शैली की एक बहुत ही अद्भुत संरचना या चित्रण हुआ है, ये आप कह सकते हैं। जालिम सिंह, एक जालिम सिंह राजा हुआ करता था, वह इस राव उम्मेद सिंह जो था उसका मामा लगता था। जो जालिम सिंह था वह राव उम्मेद सिंह का मामा था, और वह भी बहुत बड़ा शिकारी था, और उसी से इसके भी अंदर शिकार करने की लालसा जिज्ञासा आई, और यह भी बहुत बड़ा शिकारी राजा बन जाता है, यानी जंगलों में घूम घूमकर शिकार करने का काम करता है। इसी के समय में देखेंगे कि आप जो है इस शैली में इस शैली में, कोटा शैली में आप देखेंगे जो कि हाड़ौती शैली की उपशैली है कोटा, इसके अंतर्गत जो पशु चित्रण है, पशु चित्रण में यहाँ के चित्रकार एकदम सिद्धहस्त थे, यानी महारथ हासिल किए हुए थे, महारथ हासिल किए हुए थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पशु चित्रण इस शैली में बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती थी। इससे बेहतरीन और भी किसी अन्य विषय पर चित्रकारी यहाँ के चित्रकार नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ के चित्रकार पशु चित्रण में बहुत ही सिद्धहस्त थे, जिसमें जंगली भैंसा यानी जंगली भैंस, गैंडा, हिरन, सूअर आदि, हाथी, घोड़ा आदि का चित्रण करने का काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। और एक अलग विशेषता इस शैली में दिखाई देती है हमें कि इस शैली के अंतर्गत मेरे प्यारे भाइयों, महिलाओं को भी, जो महिलाएं थी उनको भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, महिलाओं को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। यह भी इस शैली की अपनी एक निजी एवं बहुत ही बेहतरीन नमूना देखने को चित्रकारी या चित्रण करने का काम जो हुआ है, शिकार करते हुए नारी अर्थात स्त्रियों का चित्रण जो हुआ है, यह भी बहुत खूबसूरत चित्रण हुआ है। तो आज हमने कोटा शैली को बहुत ही शानदार पढ़ लिया। आगे की वीडियो में हम झालावाड़ शैली और अगली शैली पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।